जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में खड़े होकर अपने मसाइल को पेश करें और इनकी आंखों में आंखें डालकर पूछें कि बताओ हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों के लिए तुम्हारे पास क्या प्रोग्राम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बार बार आरएसएस का कहना कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, अरे आरएसएस वालों, हमने इस मुल्क से उस वक्त से मोहब्बत की है जब तुम्हारा वजूद भी नहीं था, जब हम उस मुल्क में, इस मुल्क में हमारी तारीख रही और इंशाअल्लाह ताला तारीख है। हम फिरका परस्त ताकतों के जिम्मेदारों को बताना चाहते हैं कि हमारे असलाफ ने तारीख बनाई। असदुद्दीन ओवैसी इन फिरका परस्त ताकतों से कह रहा है कि याद रखो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में भी हम एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं और वो तारीख लिखेंगे आपके इत्तेहाद की ताकत की बिना पर एक नई तारीख लिखेंगे। आपका अगर साथ होगा तो यकीनन एक नई तारीख लिखेंगे। आपकी दुआएं शामिल हाल रहेंगी तो यकीनन हम एक नई तारीख लिखेंगे। अगर आपका साथ होगा, अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर मंजिल की कामयाबी के लिए कदम पे कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो यकीनन एक इनकलाब उत्तर प्रदेश में बर्पा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हालात और वक्त का तकाज़ा ये है कि हमको हालात ये पुकार कर कह रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की बहुत सबसे बड़ी रियासत, 22 करोड़ की आबादी इस रियासत में है। आपने बरसों से हर सियासी जमात का साथ दिया, आपने कभी कांग्रेस का साथ दिया तो कभी कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर यहां पर रहा, आपने कांग्रेस का साथ दिया तो नेहरू वजीर आजम बने, आपने कांग्रेस का साथ दिया तो लाल बहादुर शास्त्री वजीर आजम बने, आपने कांग्रेस का साथ दिया तो मोहतरमा इंदिरा गांधी यहां की वजीर आजम बनी, आपने कांग्रेस का साथ दिया तो राजीव गांधी वजीर आजम बने, आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह का साथ दिया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हिंदुस्तान के वजीर आजम बन गए, आपने इनका साथ छोड़ा तो इनका इख्तियार इनके हाथ से चला गया। आपने असेंबली में कभी जनता दल का साथ किया तो कभी समाजवादी का साथ किया तो कभी बहुजन समाज का साथ किया। मैं आप तमाम से सिर्फ एक ही सवाल करके चला जाऊंगा, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे मोहतरम उलमाए किराम, मेरा सवाल आपसे है, मेरी शिकायत आपसे है। अगर मेरे अल्फाज आपको तकलीफ पहुंचाते हैं तो मुझे एक दीवाना समझकर मुझे माफ कर देना। मेरे भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि सोचो, हमने हर इलेक्शन में सबका साथ किया, कभी अपने घर के बाहर कदम डालकर तो देख लो कि तुमको क्या फायदा हुआ, कभी अपनी नजरें उठाकर तो देख लो कि तुम्हारे क्षेत्र में कितने स्कूल बनाए गए, कभी अपने बच्चों की तरफ नजर डालकर देखो कि इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या रोशन हुआ या तारीफ हो गया, कभी अपने घर में बैठे हुए बच्चों को देखो कि क्या हम उनको तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। कभी तुम्हारे पास जमीन है तो सोचो जमीन पर तुमने क्या कितनी फसलें उठाई, क्या तुमको उसकी कीमत मिली। मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, ये सवालात आपको करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ये सवालात आपके सामने रख रहा है, क्योंकि जब तक इन सवाल का जवाब आप नहीं देंगे हम मुत्तहिदा तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा बोलना आपसे सिर्फ इतना ही है मेरे अजीज दोस्तों कि हमने सबका साथ किया, हमने सबको इख्तियार की कुर्सियों पर बिठाया, किसी को वजीर आजम बनाया, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को विधायक बनाया, किसी को सांसद बनाया, किसी को सरपंच बनाया, क्या क्या नहीं बनाया, मगर हमको क्या मिला मेरे भाई, हमको क्या मिला बताइए आप। हमारे पास हमको कुछ नहीं मिला, हमने सबको इज्जत से नवाज दिया, मगर हमने गलती की कि हमने ये झांक कर नहीं देखा कि हमारी नाक के नीचे चराग नहीं चलता है, हमारे घर में अंधेरा है, हमारे बच्चे बेरोजगार है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं है।
बिन से लोन नहीं मिलता, बुनकर है तो पावरलूम बन पड़ी है। मेरे भाई ये सवालात कौन उठाएगा? अगर आपका नुमाइंदा कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कजले मेले बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा। उसकी जबान पर कोई मुलायम का या मायावती का या कांग्रेस का ताला नहीं होगा। उसकी जबान पर तुम्हारी दास्तान होगी, की बातें होगी, उसकी जबान पर हमारे इलाकों में स्कूल खोलने की बातें होगी। ये काम मजलिस करती आई है और ये काम उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करना चाहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी ने ऐसा कि आपने भी सुना कि बहुत से वादे किए, बहुत से वादे किए थे। समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि अगर हमको इक़्तिदार मिलेगा तो हम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुलायम सिंह यादव से, उनके बेटे से, अखिलेश यादव से, अब मुझे उनके चचा से भी पूछना पड़ रहा है। ये अजीब सियासी पार्टी है, ड्रामा कंपनी है। जो चचा अपने भतीजे का नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश का क्या होता? जो भतीजा अपने चचा का नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश का क्या होगा? जो बेटा अपने चचा और बाप का नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के गरीबों का क्या काम है? लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं एक दूसरे से। ये इनको निकालते तो उनको निकाल देते। चचा की मिनिस्ट्री भतीजा छीन लेता है तो पिताजी कहते हैं कि तूने अपने चचा से मिनिस्ट्री ले ली, मैं तुझसे उत्तर प्रदेश की सदारत छीन लेता हूं और चचा को उत्तर प्रदेश का सदर बनाता हूं। तो भतीजा बेटा बोलता है बाप से कि हाँ पिताजी आपने मेरे अख्तियारात छीन लिए, मैं चचा का हक छीन लूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हुकूमत चल रही है। वालिद एक बात कहते हैं, चचा जान एक बात कहते हैं और भैया एक बात कहते हैं, मगर उत्तर प्रदेश की आवाम आज तंग आ चुकी है इनकी सरकार से। 18% का तो वादा मुसलमानों से किया गया था, मगर आज तक उसको पूरा नहीं कर पाए। हम क्यों रिजर्वेशन की बात करते हैं? बहुत से लोग बोलते मुसलमान क्यों रिजर्वेशन की बात करता है? रिजर्वेशन मुसलमानों को जब तक हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, मुसलमानों से इंसाफ नहीं हो सकता। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? आदाब शुमार आपके सामने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने वाले, हिंदुस्तान के इक़्तिदार के सल्तनत पर बैठने वाले क्या ये नहीं जानते कि मुसलमान तालीम के मैदान में कितना पीछे है? मेरे भाई सुनो, तुम्हारी दास्तान हमारी दास्तान तबाही की सुनो। सुनो किस तरह से मंसूबाबंद तरीके से हमको तबाह तहस करके रख दिया गया। हिंदुस्तान में पढ़े लिखों की तादाद 68% है। मुसलमानों की कितनी तादाद है पढ़े लिखों की? उससे 10% कम है, 58% है। उत्तर प्रदेश में कितना है? क्या जानते हो उत्तर प्रदेश में कितना है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ 59% पढ़े लिखे मुसलमान हैं। बताइए आप, इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? जहां कहीं भी मैं जाता हूं, जाने से पहले बयान दिया जाता है कि देखो ये ओवैसी आ रहा है, ये मजलिस का जलसा होगा, ये भड़काऊ भाषण करेगा। अरे क्या मेरे पेशानी पर भड़काऊ भाषण लिखा हुआ है? हाँ, मेरी जबान कड़वी है। मेरी जबान कड़वी इसलिए है कि तुमने मुझसे नाइंसाफी कर करके तुमने मेरी जबान को कड़वी कर दिया। तुम्हारे जुर्म को देख देख कर मैंने अपनी आंखों से बहुत आंसू बहा दिए। उसके बाद मैंने तय किया कि आंसू नहीं बहाऊंगा, अब मैं तुमको रुलाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे जिस्म में तकलीफ होती थी जब वो फसादात के नजारों को देखता था और पढ़ता था, मगर अब मेरे जिस्म में तकलीफ नहीं होती।
मगर आज इनको बताना पड़ेगा, इनको पूछना पड़ेगा और हमको अपने हाथों से अपने इक़्तिदार पर जाकर बैठना पड़ेगा। मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में हमको स्कूल नहीं दिया जाता, हम पढ़ना चाहते हैं। हमको कॉलेज नहीं दिया जाता, हम पढ़ना चाहते हैं। हद तो ये हो गई मेरे दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश में 1000 मुसलमानों के बच्चे पैदा होते हैं, 1000 अगर बच्चे पैदा होते हैं तो 1 साल की उम्र मुकम्मल करने से पहले 80 के करीब बच्चे मर जाते हैं। और वही दूसरे कौमों के 120, उनके हमारे बहुत ज्यादा, उनके बहुत कम। ये क्यों हो रहा है? ये समाजवाद है, ये लोहिया की सोच है। बताइए आप, ना दवाखाने हमको दिए जाते हैं बचाने के लिए, और जब बात दवाखानों की आई 2014 में संत कबीर नगर के लिए भारत सरकार ने आपके इलाके सिमरियावान में, सोथा में और बगोली में, इस इलाके, इस मंडल में, इस ब्लॉक में, सिमरियावान में 3 करोड़ 90 लाख रुपए दिए गए ताकि एक हेल्थ सेंटर बनाया जाए, एक आंगनवाड़ी सेंटर बनाया जाए। जाकर पूछिए समाजवादी से कि ओवैसी आया था जिसने भड़काऊ भाषण देकर गया, जिसमें सरकार को 3 करोड़ 90 लाख रुपए भारत सरकार ने 2014-15 में दिए। कहां, मुझे बताओ कैसे दिए? मेरे नाम पर पैसा आता है और तुम्हारे दलाल की जेब में जाता है। मेरे नाम पर पैसा आता है कि दवाखाने बढ़ाए जाएंगे, मगर तुम्हारे दलाल की जेब में जाता है। क्या ये समाजवाद है? मेरे अजीज दोस्तों, सोधा में 4 करोड़ 65 लाख रुपए, जिसमें ये तमाम, इसमें पानी की वाटर सप्लाई लाइन भी थी, कहां गया वो? पानी की लाइन तो नहीं बनी, मगर तुम्हारे जेब में मेरे पैसे चले गए। बताओ अखिलेश यादव की सरकार, क्या यह समाजवाद है कि इतने पैसे मेरे नाम पर आते हैं? और बगोली में जाइए 1 करोड़ 40 लाख रुपए, ये तमाम 3 चीजों के लिए एक चीज नहीं बनती। कौन जिम्मेदार है मेरे भाई इसका? फिर मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बुजुर्गों, ये जब बातें हम करते हैं, ये इंकशाफात करते हैं, ये सवालात उठाते हैं, तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी को पसंद नहीं आता कि ये शख्स गरीब मुसलमानों के दरमियान में जाकर उनके स्कूल की बात कर रहा है। ये शख्स गरीब मजलूम कौम के दरमियान में जाकर उनके दवाखाने, अस्पताल की बात कर रहा है। ये मजलूमों के दरमियान में खड़ा होकर उनके पीने के पानी के ताल्लुक से बात कर रहा है। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी से, मेरे सवाल का जवाब, कहां गए हमारे नाम पर जो पैसा भारत सरकार ने दिलाया था? मालूम होगा कि चचा भतीजे की लड़ाई इख्तिदार की लड़ाई के साथ साथ माल की लड़ाई भी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल रहा। और फिर मैं यहां पर संत कबीर नगर के जिले में आपसे और एक इंकशाफ कर रहा कि कृषि दुर्घटना बीमा योजना 1000 करोड़ उत्तर प्रदेश में खर्चा हुए। कृषि दुर्घटना बीमा योजना, आपको मालूम संत कबीर नगर में कितने लोगों को मिला? ये सिर्फ 3 लोगों को, सिर्फ 3 लोगों को। तो ये ना कहे समाजवादी के लोग कि तुमने झूठ बोल कर गए थे। सिर्फ 3 लोगों को मिला, और जबकि ये वह दावा करते हैं कि हमने 1000 करोड़ रुपए दिए, तो भैया ये 1000 करोड़ यादवों में गया, या मुसलमानों में गया, या दलितों में गया, ब्राह्मण में गया, ठाकुर में गया, कुर्मी में गया, किस में गया? मेरे पास तो नहीं आया, मुझे तो नहीं मिला। संत कबीर नगर के सिर्फ 3 मुसलमानों को मिला। वहीं पर मेरे भाई, कृषि माफी योजना 2012 में स्कीम निकाली गई थी कि जिस किसी के 50,000 का लोन बैंक में होगा उसको माफ कर देंगे।
कितने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मिला? खाली 4-5% मुसलमानों को मिला। और ये दावा करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये दावा करते हैं, मुलायम सिंह कहते हैं कि मुसलमान किसी भी पार्टी में हो वो मुलायम सिंह को चाहता है। नहीं चाहता, आप तमाम के गुलाम नहीं है चाहने के। बहुत हो चुका, तुम्हारी बहुत गुलामी कर चुके हैं समाजवादी पार्टी के लोगों। अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुमने हमारे नाम पर वोट हासिल किया, अपनों का फायदा किया। तुमने हमारे नाम पर वोट हासिल किया, तुमने अपने खानदान का साथ किया। तुमने हमारे नाम पर पैसा लिया मगर अपने खानदान को पहुंचाया। हमारे घरों में चराया नहीं कर रहा है समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस के लोग हो। हमारे घर अंधेरों में पड़े हुए हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। आज उन घरों में रोशनी पैदा करने का काम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करना चाहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गहराई की बोरिंग, मत गहराई की बोरिंग, समझो ग्लास कितने बोरिंग करवाए गए बताओ संत कबीर नगर में, नतीजा निकलेगा सिफर। यहां पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर मैदान पर ये लोग नाकाम साबित हो रहे हैं। अफसोस की बात हुई है कि राज्यसभा में 19 रुकने पार्लियामान है समाजवादी पार्टी की, लोकसभा में 5 है। और अब अजीब देखिए कि मजलिस इलेक्शन लड़ रही है तो बोलेंगे देखो ये बीजेपी का फायदा करने आया है। बीएसपी बोलेगी, कांग्रेस बोलेगी, समाजवादी पार्टी बोलेगी, बीजेपी बोलेगी। फर्क यह है कि तीनों पार्टियां, समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी कहेगी कि ये फिरका फरस्त है। बीजेपी बोलेगी ये एंटी नेशनल है। ये तमाम सियासी जमातें दुकान खोलकर बैठी हुई हैं कि जो इनके पास चला गया वो सेकुलर, जो इनके खिलाफ हो गया वो फिरका परस्त, या फिर वो मुल्क का दुश्मन करार दे दिया जाएगा। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है, मेरा सवाल बहुजन समाज से है, मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि बताइए पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हाथ उठाकर मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि संत कबीर नगर का जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था? हाथ उठाकर बोलिए कि आपने बीजेपी को वोट दिया था। जब हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उत्तर प्रदेश के हर पार्लियामानी हल्के से मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो फिर समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस से एक मुसलमान भी कामयाब क्यों नहीं हुआ? सोचो थोड़ी देर के लिए मेरे अजीज दोस्तों, धोखा कौन दे रहा है आपको? कौन बीजेपी से मिला हुआ है? हम नहीं मिले हुए बीजेपी से, ये मिले हुए हैं। ये दिल्ली में बैठ कर हमारे नाम पर सौदा कर लेते हैं और हमारी तबाही और बर्बादी के मंसूबे बनाए जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हमने संत कबीर नगर से, ईस्टर्न यूपी से, वेस्टर्न यूपी से, सेंट्रल यूपी से कहीं पर भी वोट नहीं दिया, मगर क्या नतीजा निकलता है? कांग्रेस के खानदान के 2 लोग कामयाब जरूर हो जाते हैं, मुसलमान कामयाब नहीं होता। समाजवादी पार्टी से ससुरे कामयाब हो जाते हैं, बहू कामयाब हो जाती है, भतीजा कामयाब हो जाता है, नवासा कामयाब हो जाता है और पोता कामयाब हो जाता है, मगर मुसलमान कामयाब नहीं होता। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? ये वोट हमारे नाम पर जरूर हासिल कर लेते हैं, मगर इनको फिक्र होती है कि सिर्फ हम ही कामयाब हो जाएंगे। ये मिजाज को बदलना पड़ेगा। आपको अपने वोटों से अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हालात और वक्त का तकाजा यह है कि हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। यकीनन हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा कल कि देश के लिए सबको एक होना पड़ेगा, आतंकवाद के खिलाफ एक होना पड़ेगा। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम को कहना चाहूंगा कि देश के लिए तो हमने हमेशा साथ दिया। अगर हिंदुस्तान के वजीर आजम आप हैं तो भी हम देश के हक में हैं। हम कभी देश के खिलाफ नहीं गए, मगर हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, कल 1 साल होगा दादरी का वाकया होकर, कल 1 साल होगा दादरी का वाकया होकर। मेरे भाई, दादरी का वाकया क्या था? मैं और शौकत साहब दादरी को गए थे,
अखलाक को शहीद कर दिया गया। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से, हम उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से एक सवाल करना चाहते हैं कि बताइए आपने क्या किया, आपने क्या इंसाफ किया हमसे कि 1 साल तो हो गए मगर आज भी अखलाक की बेवा, आज भी अखलाक की मां, आज भी अखलाक के वो 2 यतीम बच्चे इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 1 साल का अरसा हो चुका जिसके घर में घुसकर संघ परिवार के लोगों ने उसको मारा। जब हम और शौकत दादरी जाकर अखलाक की उस ज़ईफ मां से मैंने मुलाकात की तो उस अखलाक की ज़ईफ 70 साल की ज़ईफ औरत की तरफ जब मैंने अपनी निगाहें उठाकर देखी तो मेरी आंखों ने वो नजारा देखा कि मैं यकीन नहीं कर पाया कि किस तरह के जालिम लोग थे जिन्होंने 70 साल ज़ईफ औरत को इतना मारा कि 70 साल ज़ईफ औरत का चेहरा सूज गया था। मैंने पूछा अम्मा ये क्या निशान है तुम्हारे चेहरे पर, मैंने पूछा अम्मा ये क्या निशान है तुम्हारे चेहरे पर, तो उस मां ने कहा कि इस जगह पर सामने मेरे बेटे को जब मारा जा रहा था तो मेरी मां की ममता कांप रही थी। मैंने जाकर जालिमों को पकड़ा तो जालिमों ने मेरे बेटे को छोड़कर मुझे मारा। बताओ समाजवादी पार्टी के लोगों कि ये इंसाफ है आपका कि हमारी एक 70 साल ज़ईफ मां को मारा। मैं जाकर अखलाक की नौजवान बेटी से मुलाकात की तो उसकी मां बेवा से मुलाकात की तो बेवा की बोलने के काबिल नहीं थी। बेटी ने सिर्फ यही कहा कि भैया हमसे बहुत बड़ा जुल्म किया गया। अखलाक का बेटा जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स में हमारी फिजाओं की हिफाजत करता है, बताइए आप इस तरह का जुल्म और उल्टा उन्हीं पर मुकदमा आयद कर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार क्या कहती है? मैं टीवी प्रोग्राम में था लखनऊ में आज से 8 दिन पहले, जब मैंने दादरी का वाकया निकाला, पूछा उनसे तो समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर ने कहा ओवैसी साहब आप भूल गए कि हमने अखलाक के खानदान को 40 लाख या 45 लाख दिए। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अब सुना तो मेरे पैर के नीचे से जमीन चले गई। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने सबर किया और मैंने बड़ी इज्जत के साथ उनसे कहा हज़रत अगर ये बात सच है कि एक अखलाक की जान की कीमत 40 या 45 लाख रुपए है तो बताइए आपकी जान की कीमत कितनी है? मेरे भाई, अगर किसी का नाम अखलाक हो या किसी का नाम नाम हो, उसकी जान की कीमत कोई नहीं लगा सकता। एक इंसान इंसान है, चाहे वो कोई मजहब से जात का हो, इंसान है। मगर समाजवादी पार्टी ये समझती है कि जान चले गई तो 40 लाख रुपये दे दो, जान चले गई तो 45 लाख रुपये दे दो। मेरे भाई, दौलत तो हाथ का मैल है, दौलत आएगी और चले जाएगी, मगर जिंदगी भर वो बेवा क्या सोचती होगी, वो बच्चे जो यतीम हो गए किस तरह वो अपने बाप की कमी को पूरा कर सकेंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों, ये वाकयात उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में हो रहे हैं और अगर हमारी जान चले जाती है तो मुजफ्फरनगर का काम हुआ, 50,000 लोग अपने घरों से बेघर हो गए। कभी जाकर देखो आप कि वो 50,000 लोग जो 3-3 पीढ़ी से उस मुकाम पर रह रहे थे, वो राजस्थान में और दिल्ली में जाकर कस्मपुर्सी के आलम में अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे हैं। समाजवादी से पूछेंगे तो बोलेंगे हमने के खानदान को 5 लाख रुपये दे दिए। अरे मेरे घर की एक ईंट की कीमत 5 लाख नहीं हो सकती। हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें खाली उसमें ईंट के पैसे नहीं होते, उसमें हमारी दुआएं होती, उसमें हमारे आंसू होते, उसमें हमारे अरमान होते, उसमें हमारे ख्वाब होते। इन तमाम अरमानों को, ख्वाबों को, दुआओं को टुकड़ा चूर कर दिया गया समाजवादी पार्टी की सरकार की हुकूमत में। 50,000 लोग बेघर हो गए तो कहते हैं कि हमने एक खानदान को 5 लाख 8 लाख दिए। आज 3 साल हो गए मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इंसाफ नहीं हुआ आज तक इंसाफ नहीं हुआ। आज मुजफ्फरनगर के मजलूम लोग इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं।
सुनो अपनी बर्बादी की दास्तान को कि 10 मुस्लिम खवातीन ने हिम्मत करके सुप्रीम कोर्ट को गए और जाकर जज के सामने कहा कि जज साहब, हम ये 10 मुस्लिम औरतें हैं जिनकी अस्मत रेजी की गई थी, जिनकी अस्मत रेजी की गई थी हमारे शहरों के सामने, हमारे बच्चों के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी सरकार को कहा कि आप FIR दर्ज करो, कातिलों के खिलाफ एक्शन लो। तो समाजवादी सरकार ने पुलिस अहदेदार का तकर्रुर किया, वो खातून थी। उस खातून ने जाकर क्या कहा मुस्लिम बहनों से कि तुम अपनी अस्मत रेजी का मुकदमा लड़ना चाहती हो। बजाय इंसाफ दिलाने के लिए उस पुलिस के खातून ने जाकर कहा कि तुम इनसे मिल लो, खत्म कर लो, बातचीत कर लो। मेरे भाई, अगर मैं किसी के बारे में कोई बात कह दूंगा तो मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर देंगे। जिन औरतों ने अपनी इज्जत को लुटा दिया, यही हुकूमत की लोग कहते हैं कि तुम उनसे मिल लो। उन 10 मुस्लिम औरतों में से एक का इंतकाल हो गया, एक दुनिया से चल बसी। 3 ने जाकर कह दिया कोर्ट में, उन जालिमों को देखकर कहा कि नहीं, इन्होंने हमारी अस्मत रेजी नहीं की। अब 6 हमारी बहनें लड़ रही हैं, 3 साल हो चुके हैं, मगर अखिलेश यादव विकास की बात करते हैं। अखिलेश यादव, ये कौन सा विकास है? ये कौन सा विकास है? बताओ अखिलेश यादव, ये कौन सा विकास है कि हमसे इंसाफ नहीं हो रहा है, आप विकास की बात कर रहे हैं। हमने समझा मुजफ्फरनगर हुआ तो रुक जाएगा, मगर दादरी हो गया। और समाजवादी पार्टी के सरकार के 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा फिरकावारा फसादात या वाकयात हुए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर वोट लेने आएगी। आपको फैसला करना है कि क्या आप विकास में जो वो हमेशा मुसलमानों को शक की निगाहों से देखते हैं। अरे हम ना सिर्फ इस मुल्क में पैदा हुए, बल्कि हिंदुस्तान में एक वाहिद कौम है जिसने अपने चॉइस इस्तेमाल किया। वो चॉइस मुसलमान था, जिसने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे। आज मैं बताना चाहूंगा कि जो ताकतें हमारे मुल्क को कमजोर करना चाहती हैं, वो ये जान ले कि उनको ये जानना पड़ेगा कि हमारे मुल्क को आजाद होकर 70 साल का एक लंबा अरसा हो चुका है। और 70 साल के इस लंबे से बावजूद भी अगर हमारा पड़ोसी मुल्क ये समझता है कि वो किसी मजहब के लिए ये काम कर रहे हैं, तो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों से कहना चाहेंगे कि पहले आप अपने मुल्क की खबर हो, जहां पर मस्जिदों में आप अपने बम ब्लास्ट करते हैं, जहां पर मुसलमानों को कत्ल करने का आपके वहां के बड़े लोगों ने जायज करार दिया। आज हिंदुस्तान की फिक्र करना छोड़े पाकिस्तान। हमको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, ना पहले था ना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल रहेगा। हमको मतलब हिंदुस्तान से, हमको मतलब हिंदुस्तान की हर चप्पे चप्पे से। और याद रखो, हिंदुस्तान हमारा है। ताजमहल का अगर कोई वारिस है तो हम है। कुतुब मीनार की बुलंदियां अगर पुकार पुकार कर क्या प्राण देती है, कुतुब मीनार की बुलंदी RSS और BJP को पुकार पुकार कर कहती है कि देखो ये जो बुलंदी तुमको नजर आ रही है, आज जो 17 करोड़ यहाँ पर बचे हैं, इन्हीं की असलाफ ने यादगार को कायम किया था। आज हिंदुस्तान और किले के दरो दीवार पुकार पुकार कर कहते हैं। इस लाल किले पर 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तान के वजीर आजम खड़े होकर अपना हमारे तिरंगे को लहराते हैं। वो लाल किला भी हमारी अजमत की निशानी रही है। और ये पैगाम हम देना चाहते हैं RSS को और हमारे पड़ोसी मुल्क में जो लोग बैठकर हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान जान ले कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो अपने मसाइल को देखें, वो गैर जरूरी हिंदुस्तान के मामलात में मुदाखलत ना करें। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कल अपनी तकरीर में बहुत सी बातें कही है। हमारा उनसे इख्तिलाफ था और इंशाअल्लाह ताला इख्तिलाफ रहेगा। वो हिंदुस्तान
देती है कि हम अपने मसाइल को जमहूरी अंदाज में रखें, हम अपने मसाइल के हल का तालाश इलेक्शन लड़कर करें, हम अपने मसाइल का हल का तालाश उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर पूछें। हमको जमहूरियत इस बात की इजाजत देती है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में खड़े होकर अपने मसाइल को पेश करें और इनकी आंखों में आंखें डालकर पूछें कि बताओ हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों के लिए तुम्हारे पास क्या प्रोग्राम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बार बार आरएसएस का कहना कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, अरे आरएसएस वालों, हमने इस मुल्क से उस वक्त मोहब्बत की है जब तुम्हारा वजूद भी नहीं था, जब हम इस मुल्क में हमारी तारीफ रही और इंशाअल्लाह ताला तारीफ रहेगी। हम फिरका परस्त ताकतों के जिम्मेदारों को बताना चाहते हैं कि हमारे असलाफ ने तारीफ बनाई। असदुद्दीन ओवैसी इन फिरका परस्त ताकतों से कह रहा है कि याद रखो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में भी हम नई तारीख लिखने जा रहे हैं और वो तारीख की ताकत की बिना पर एक नई तारीख लिखेंगे। आपका अगर साथ होगा तो यकीनन एक नई तारीख लिखेंगे, आपकी दुआएं शामिल हाल रहेंगी तो यकीनन हम एक नई तारीख लिखेंगे। अगर आपका साथ होगा, अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर मंजिल की कामयाबी के लिए कदम पे कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो यकीनन एक इन्कलाब उत्तर प्रदेश में बर्पा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हालात और वक्त तकाज़ा ये है कि हमको हालात ये पुकार कर कह रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान बहुत सबसे बड़ी रियासत, 22 करोड़ की आबादी इस रियासत में है। आपने बरसों से हर सियासी जमात का साथ दिया, आपने कभी कांग्रेस का साथ दिया तो कभी कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर यहां पर रहा, आपने कांग्रेस का साथ दिया तो नेहरू वजीर आजम बने, आपने कांग्रेस का साथ दिया तो लाल बहादुर शास्त्री वजीर आजम बने, आपने कांग्रेस का साथ दिया तो मोहतरमा इंदिरा गांधी यहाँ की वजीर आजम बनी, आपने कांग्रेस का साथ दिया तो राजीव गांधी वजीर आजम बने, आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह का साथ दिया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हिंदुस्तान के वजीर आजम बन गए, आपने इनका साथ हुआ तो इनका इख्तियार इनके हाथ से चला गया। आपने असेंबली में कभी जनता दल का साथ किया तो कभी समाजवादी का साथ किया तो कभी बहुजन समाज का साथ किया। मैं आप तमाम से सिर्फ सवाल करके चला जाऊंगा, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे मयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे मोहतरम उलमाए किराम, मेरा सवाल आपसे है, मेरी शिकायत आपसे है। अगर मेरे अल्फाज आपको तकलीफ पहुंच जाते हैं तो मुझे दीवाना समझकर मुझे माफ कर देना। मेरे भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि सोचो, हमने हर इलेक्शन में सबका साथ किया, कभी अपने घर के बाहर कदम डालकर तो देख लो कि तुमको क्या फायदा हुआ, कभी अपनी नजरें उठाकर तो देख लो कि तुम्हारे क्षेत्र में कितने स्कूल बनाए गए, कभी अपने बच्चों की तरफ नजर डालकर देखो कि बच्चों का मुस्तकबिल क्या रोशन हुआ या तारीफ हो गया, कभी अपने घर में बैठे बच्चों को देखो कि क्या हम उनको तालीम के जेवर से आता कर रहे हैं। कभी तुम्हारे पास जमीन है तो सोचो जमीन पर तुमने क्या कितनी फसलें उगाई, क्या तुमको उसकी कीमत मिली। मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, ये सवाल आपको करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ये सवाल आपके सामने रख रहा है, क्योंकि जब तक इन सवाल का जवाब आप नहीं देंगे हम मुत्तहिदा तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा बोलना आपसे सिर्फ इतना ही है मेरे अजीज दोस्तों कि हमने सबका साथ किया, हमने सबको इख्तियार की कुर्सियों पर दिखाया, किसी को वजीर आजम बनाया, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को विधायक बनाया, किसी को सांसद बनाया, किसी को सरपंच बनाया, क्या क्या नहीं बनाया, मगर हमको क्या मिला मेरे भाई, हमको क्या न बता दिया। हमारे पास हमको कुछ नहीं मिला, हमने सबको इज्जत से नवाजा।
कर रहा हूं कि मैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा, उसकी जबान पर कोई मुलायम का या मायावती का या कांग्रेस का ताला नहीं होगा, उसकी जबान पर तुम्हारी दास्तान नौजवानों के मुकाबले की बातें होगी, उसकी जबान पर हर इलाकों में स्कूल खोलने की बातें होंगी। ये काम मजलिस करती आई है और ये काम उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करना चाहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टियां ऐसा कि आपने अभी सुना कि बहुत से वादे किए, बहुत से वादे किए। समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि हम पे इक़्तिदार मिलेगा तो हम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुलायम सिंह यादव से, उनके बेटे से, अखिलेश यादव से, अब मुझे उनके चचा से भी पूछना पड़ता। ये अजीब सियासी पार्टी है, ड्रामा कंपनी है। जो चचा अपने भतीजे का नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश का क्या होता? जो भतीजा अपने चचा का नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश का क्या होगा? जो बेटा अपने चचा बाप का नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के गरीबों का क्या होगा? लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं एक दूसरे से। ये इनको निकालते तो उनको निकाल देते। चचा की मिनिस्ट्री भतीजा छीन लेता है तो पिताजी कहते हैं कि तूने अपने चचा से मिनिस्ट्री ले ली, मैं तुझसे उत्तर प्रदेश की सदार छीन लेता हूं और चचा को उत्तर प्रदेश का सर बना। भतीजा बेटा बोलता है बाप से कि हाँ पिताजी आपने मेरे की आवाज छीन लिए, मैं चचा का हक छीन लूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हुकूमत चल रही है। वालिद एक बात कहती है, चचा जान एक बात कहती है और भैया एक बात कहती है, मगर उत्तर प्रदेश की आवाम आज तक आ चुकी है इनकी सरकार से। 18% का तो वादा मुसलमानों से किया गया था, मगर आज तक उसको पूरा नहीं कर पाए। हम क्यों रिजर्वेशन की बात करते हैं? बहुत से लोग बोलते हैं मुसलमान क्यों रिजर्वेशन की बात करता है? रिजर्वेशन मुसलमानों को जब तक हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, मुसलमानों से इंसाफ नहीं हो सकता। मैं आज क्यों कह रहा हूं? आदाद-ओ-शुमार आपके सामने, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने वाले, हिंदुस्तान के इक़्तिदार के सल्तनत पर बैठने वाले क्या नहीं जानते कि मुसलमान तालीम के मैदान में कितना पीछे है? मेरे भाई सुनो, तुम्हारी दास्तान हमारी दास्तान मैसेज कीजिए, सुनो इस तरह से मनसूबाबंद तरीके से वो दबाव उतार करके किया गया। हिंदुस्तान में पढ़े लिखों की तादाद 68% है। मुसलमानों की कितनी तादाद है पढ़े लिखों की? उससे 10% कम है, 58% है। उत्तर प्रदेश में कितना है? क्या जानते हो उत्तर प्रदेश में कितना है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ 59% पढ़े लिखे मुसलमान। बताइए आप, इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? जहां कहीं भी मैं जाता हूं, जाने से पहले बयान दिया जाता है कि देखो ये ओवैसी आ रहा है, ये मजलिस का जलसा होगा, ये भड़काऊ भाषण करेगा। अरे क्या मेरे निशानी पर भड़काऊ भाषण लिखा हुआ है? हाँ, मेरी जबान कड़वी है, मेरी जबान कड़वी इसलिए है कि तुमने मुझसे नाइंसाफी करके तुमने मेरी जबान को कड़वी कर दिया। तुम्हारे जुल्म को देख कर मैंने अपनी आंखों से बहुत
वही दूसरे कौमों के 120, उनके हमारे बहुत ज्यादा, उनके बहुत कम। ये क्यों हो रहा है? सच बात है, ये लोहिया की सोच है। बताइए आप, न दवा खाने हमको दिए जाते हैं बताने के लिए, और बाद कानून की आई 2014 में संत कबीर नगर के लिए भारत सरकार ने आपके इलाके सिमरियावाल में, सोथा में और बबोली में, इस इलाके, इस मंडल में, इस ब्लॉक में, सिमरियावाल में 3 करोड़ 90 लाख रुपए दिए गए ताकि हेल्थ सेंटर बनाया जाए, एक आंगनबाड़ी सेंटर बनाया जाए। जाकर पूछिए समाजवादी से कि ओवैसी आया था जिसने भड़काऊ भाषण देकर गया, जिसमें उसने कहा कि 3 करोड़ 90 लाख रुपये भारत सरकार ने 2014-15 में दिए। कहां मुझे बताओ पैसे? मेरे नाम पर पैसा आता है और तुम्हारे दलाल की जेब में जाता है। मेरे नाम पर पैसा आता है कि दाखिल बनाएंगे, मगर तुम्हारे दलाल की जेब में जाता है। क्या ये समाजवाद है? मेरे अजीज दोस्तों, सोचा में 4 करोड़ 65 लाख रुपये जिससे काम, जिससे पानी की वाटर सप्लाई लाइन थी, कहां गया वो? पानी की लाइन तो नहीं बनी, मगर तुम्हारे जेब में मेरे पैसे चले गए। बताओ कि ये यादव की सरकार, क्या ये समाजवाद है कि इतने पैसे मेरे नाम पर आते हैं? और बदौले में जाइए 1 करोड़ 40 लाख रुपये, ये तमाम 3 चीजों के लिए एक चीज नहीं बनती। कौन जिम्मेदार है मेरे भाई इसका? फिर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जब बातें हम करते हैं, ये इनके सफात करते हैं, ये सवाल उठाते हैं, तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी को पसंद नहीं आता कि ये शख्स गरीब मुसलमानों के दरमियान में जाकर उनके स्कूल की बात कर रहा है। ये सब गरीब मजलूम कौम के दरमियान में जाकर उनके दवाखाने अस्पताल की बात कर रहा है। ये मजलूमों के दरमियान में खड़े होकर उनके पीने के पानी के ताल्लुक से बात कर रहा है। इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए हमने सरकार और मुस्लिम को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी से, मेरे साथ का जवाब कहां गए? हमारे नाम पर जो पैसा भारत सरकार ने दिलाया था, मालूम होगा कि भतीजे की लड़ाई इख्तियार की लड़ाई के साथ साथ माल की लड़ाई भी है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये हाल था। और फिर मैं यहाँ पर संत कबीर नगर के जिले में आपसे और के साथ करना कि कृषि दुर्घटना बीमा योजना 1000 करोड़ उत्तर प्रदेश में खर्चा हुए। कृषि दुर्घटना बीमा योजना आपको मालूम, संत कबीर नगर में कितने लोगों को मिला? ये किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं, 3 लोग, सिर्फ 3 लोगों को। वो भी बताएंगे, ये ना कहे समाजवादी के लोग कि तुमने झूठ बोल रहे थे। सिर्फ 3 लोग मिला, और जबकि ये दावा करते हैं कि हमने 1000 करोड़ रुपए दिए, तो भैया ये 1000 करोड़ यादवों में गया, या मुसलमानों में गया, या दलितों में गया, ब्राह्मण में गया, ठाकुर में गया, सुन्नी में गया, किस में गया? मेरे पास तो नहीं गया, चाचा ले गया, नहीं दिया। संत कबीर नगर के 3 मुसलमानों को मिला। वहीं पर मेरे भाई, कृषि माफी योजना 2012 में स्कीम निकाली गई थी कि जिस किसी के 50,000 का लोन बैंक में होगा उसको माफ कर देंगे। कितने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मिला? खाली 4-5% मुसलमानों को मिला। और ये दावा करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये दावा करते हैं, मुलायम सिंह कहते हैं मुसलमान किसी भी पार्टी में हो, मुलायम सिंह को चाहता है, नहीं चाहता आप आपके गुलाम दिए खरीदे। हम तुम्हारा साथ नहीं गए, तुमने हमारे नाम पर हासिल किया, आपको का फायदा किया, तुमने हमारे नाम पर हासिल किया, तुमने अपने खानदान का साथ किया, तुमने हमारे नाम पर पैसा किया,
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गहराई की बोरिंग मत, गहराई बोरिंग समझो। क्लास कितने बोरिंग करवाएंगे बताओ सर कबीर नगर में? नतीजा निकलेगा सिफर। यहाँ पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर मैदान पर ये लोग नाकाम साबित हो रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है कि राज्यसभा में 19 रुकने पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी के, लोकसभा में 5 है। और आप अजीब देखिए कि मंदिर इलेक्शन लड़ रही है तो बोलेंगे देखो ये बीजेपी का फायदा कमी आया है, बीएसपी बोलेगी, कांग्रेस बोलेगी, समाजवादी पार्टी बोलेगी, बीजेपी बोलेगी। फर्क यह है कि तीनों पार्टियां समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी कहेगी कि ये फिरका फरस्त है, बीजेपी बोलेगी ये एंटी नेशनल है। ये तमाम सियासी जमातें दुकान खोलकर बैठी हुई है कि जो इनके पास करा गया वो सेक्टर, जो इनके खिलाफ हो गया वो फिरका फरस्त या फिर वो मुल्क दुश्मन करार दे दिया जाएगा। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है, मेरा सवाल बहुजन समाज से है, मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि बताइए पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हाथ उठाकर मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि संत कबीर नगर का जो पार्लियामेंट इलेक्शन था तो क्या आपने बीजेपी को दिया था? नहीं दिया था। हाथ उठाकर बोलिए क्या बीजेपी को? जब हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उत्तर प्रदेश के हर पार्लियामेंट हक सलमान ने बीजेपी को नहीं दिया, तो फिर समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस से एक मुसलमान भी कामयाब नहीं हुआ। दोस्तों धोखा कौन दे रहा है आपको? कौन बीजेपी से मिला हुआ है? हम नहीं मिले हुए बीजेपी से, ये मिले हुए हैं। ये दिल्ली में बैठकर हमारे नाम पर सौदा कर ले रहे और हमारी तबाही और बर्बादी के मंसूबे बनाए जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हमने संत कबीर नगर से, ईस्टर्न यूपी से, वेस्टर्न यूपी से, सेंट्रल यूपी से कहीं पर भी वोट नहीं दिया, मगर क्या नतीजा निकलता है? कांग्रेस के खानदान के 2 लोग कामयाब जरूर हो जाते हैं, मुसलमान कामयाब नहीं होता। समाजवादी पार्टी से ससुरे कामयाब हो जाते हैं, बहू कामयाब हो जाती है, भतीजा कामयाब हो जाता है, नवासा कामयाब हो जाता है और पोता कामयाब हो जाता है, मगर मुसलमान कामयाब नहीं होता। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? ये वोट हमारे नाम पर जरूर हासिल कर लेते हैं, मगर इनको फिक्र होती है कि सिर्फ हम ही कामयाब हो जाएंगे। ये मिजाज को बदलना पड़ेगा, आपको अपने वोटों से अपनी पार्टी में कामयाब करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। यकीनन हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा कल कि देश के लिए सबको एक होना पड़ेगा, आतंकवाद के खिलाफ एक होना पड़ेगा। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम को कहना चाहूंगा कि देश के लिए तो हमने हमेशा साथ दिया। अगर हिंदुस्तान वजीर आजम आप हैं कि हम देश कहते हैं, हम कभी देश के खिलाफ नहीं गए, मगर हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि 1 साल होगा दादरी का वाकया होकर, कल 1 साल होगा दादरी का वाकया होकर। भाई दादरी का वाकया क्या था? मैं और शौकत साहब दादरी को बैठे, कुछ भी कर दिया गया हिंदुस्तान के वजीर आजम से। हम उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से सवाल करना चाहते हैं कि बताइए आपने क्या किया? आपने क्या इंसाफ किया हमसे कि 1 साल हो गए, मगर आज भी अखलाक की बेवा, आज भी अखलाक की मां, आज भी अखलाक के वो 2-3 बच्चे इंसाफ की लड़ाई कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 1 साल का सा हो चुका जिसके घर में घुसकर संघ परिवार के लोगों ने उसको मारा। जब हम और शौकत दादरी जाकर अखलाक की शहीद मां से मैंने मुलाकात की तो अखलाक की शहीद 70 साल की शहीद औरत की तरफ जब मैंने अपनी निगाहें उठाकर देखी, मेरी आंखों ने वो नजारा देखा कि मैं यकीन नहीं कर पाया कि किस तरह के जालिम लोग थे जिन्होंने 70 साल एक शहीद औरत को इतना मारा।
सारा सी औरत का चेहरा टूट गया था। मैंने पूछा, मैं क्या निशान है तुम्हारे चेहरे पर? मैंने पूछा, ये क्या निशान है तुम्हारे